आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। तो जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट जो रहेंगे वो वीकली रहेंगे। बट अभी फेस्टिवल की वजह से थोड़ा-सा मैं बिज़ी चल रहा था, ठीक है? जिसके कारण वीडियो कंटिन्यूटी नहीं हो पा रहा था वीडियो में। तो अब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को वीकली जो क्वेश्चन्स हैं, आप लोगों के प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट के वो आप लोगों को मिल जाएँ, ठीक है? थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी, ठीक? तो ज़्यादा देर वेट नहीं करवाते हैं आप लोगों को, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं क्योंकि वीडियो बड़ा बनेगा तो फिर आप लोगों को ही प्रॉब्लम होगा, ठीक है? और इसका पीडीएफ जिस किसी को भी चाहिए होगा, जैसा कि वीडियो के नीचे फ्लैश हो रहा होगा टेलीग्राम चैनल का लिंक और नाम दोनों, तो आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा वीडियो का पीडीएफ, आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शिक्षा संस्थानों में कितनी प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई? तो आपके ऑप्शन है 10%, 20%, 25% और 35%। ये जो सामान्य वर्ग मतलब जो जनरल लोग हैं ना, उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस मालूम ही होगा आप लोग को। जो सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से जो पिछड़े वाले लोग होते हैं, उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट कितना परसेंट 10% का वो चीज़ आरक्षण रखा है ना। लेकिन शिक्षण संस्था में कितने प्रतिशत सीटें बढ़ाई गई हैं उन लोगों के लिए? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 25%। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देश भर के जवाहर नवोदय विद्यालय में कितनी सीटें बढ़ाने की मंजूरी दी गई? तो ये भी देश पूरा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की ही मंजूरी है, ठीक है? जितने नवोदय विद्यालय है ना, उसमें कितने सीटें और एक्स्ट्रा बढ़ाई जाएंगी, ठीक? हर स्टेट में आप लोगों को मालूम ही है कि नवोदय विद्यालय होते ही हैं, ठीक? तो आपके ऑप्शन है 1000, 2200, 4100 और 5000। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 5000, ठीक? मतलब टोटल 5000 सीटें एक्स्ट्रा बढ़ाए जाने की मंजूरी दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य के स्कूलों में 1 जनवरी से हाजिरी में जय हिंद या जय भारत बोलने का नियम लागू किया गया है? तो ये जो क्वेश्चंस है इसमें हमारे मतलब भारत देश के जो लगभग लगभग गवर्नमेंट स्कूलें होती हैं, उस स्कूलों में जय हिंद जय भारत बोलने की प्रथा होती है। आप लोगों को एक हालिया वाक्य पता ही होगा, ठीक है? एबीएस कॉलेज के बारे में, जहाँ जय श्री राम का नारा लगाया गया था, ठीक है? तो वहाँ बैन कर दिया गया था, ठीक है? तो ऐसे कुछ कुछ वाक्य होते रहते हैं हमारे देशों में। चलिए आप लोगों को सब ध्यान भी देना है, एग्जाम का तैयारी करिए अच्छे से आप लोग, ठीक है? तो आपके ऑप्शन है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गुजरात में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देश का दूसरा वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, ये टॉयलेट से आप लोग कुछ अजीब लग रहा होगा सुन के कि टॉयलेट कॉलेज क्या होता है। तो टॉयलेट कॉलेज में आप लोगों को बता दूं, टॉयलेट कॉलेज ऐसा होता है जहाँ हर किसी को आजकल आजकल के समय में काम जो है वो मिलते हैं, ठीक है, नो डाउट, लेकिन सफिशियंट काम उनके हिसाब से नहीं मिल पाता है, ठीक है? कि मेरे को करना ये काम है तो मेरे को यही काम चाहिए ही, ठीक? इसीलिए टॉयलेट कॉलेज ऐसा कॉलेज है जिसमें देश में सफाई के बारे में, ठीक, मतलब लोगों को जागरूक करवाने के उद्देश्य से वहाँ सिखाया जाएगा। जो इच्छुक होगा उन्हें सिखाया जाएगा, ठीक है? कोई ऐसा नहीं कि किसी को भी पकड़ के ले आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक? तो इसका देश का दूसरा बोला है ना, पहला मैं आप लोग को बताऊंगा, आगे दूसरा आप लोग को बताता हूँ कहाँ है। तो आपके ऑप्शन है औरंगाबाद, लातूर, हसंगा, मडगांव। तो इसका सही जवाब होगा औरंगाबाद। तो इसका पहला भी महाराष्ट्र में ही खोला गया है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देश की पहली ब्रेल स्मार्ट क्लास किस राज्य में शुरू की गई है? ब्रेल आप लोग को मालूम है, जो अंधे लोग होते हैं ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं, उन लोगों के लिए एक ब्रेल लिपि के थ्रू लिखावट होता है ना, अधिकतर लोगों को मालूम ही होगा। बट जिसको नहीं मालूम बता दे रहा हूँ कि उन लोग अंधे लोग कैसे लिखेंगे देख के। तो उन लोगों के लिए एक ब्रेल लिपि की तरह मतलब आविष्कार किया गया है। उसका आविष्कारक का नाम आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या नाम है, ठीक? तो वही ब्रेल लिपि है, उसकी क्लास शुरू की गई है कहाँ, किस राज्य में? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, झारखंड और कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, झारखंड राज्य में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के प्रयास के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को भंग कर कौन सा नया संगठन बनाने का प्रस्ताव किया है? बताइए। तो आपके ऑप्शन है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, न्यू एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, इजी एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया और ये सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। मतलब इसमें ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसमें जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग था उसको भंग करके, मतलब उसको हटाकर ये नाम रख दिया गया है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र भारत में कहाँ शुरू किया गया है? ये अंतर्राष्ट्रीय है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है ग्वालियर में, गांधीनगर में, अंबिकापुर में, जामनगर में। तो इसका सही जवाब होगा गांधीनगर गुजरात में। ठीक है, गांधीनगर गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी फॉरेंसिक केंद्र स्थापित किया गया है। विश्व का पहला है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, जो हमारे इंडिया में, हमारे इंडिया के लिए गर्व की बात है। ठीक, भारत देश के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य में सैनिक स्कूल में पहली बार लड़कियों के लिए प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है? तो आप लोग को मालूम होगा सैनिक स्कूल में सिर्फ लड़कों को ही प्रवेश की अनुमति होती थी, ठीक है, लेकिन फर्स्ट टाइम लड़कियों को भी प्रवेश की अनुमति दी गई है। तो किस राज्य में? तो आपके ऑप्शन है मणिपुर राज्य में, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के जो सैनिक स्कूल होंगे ना, अब उनमें लड़कियां भी प्रवेश की अनुमति प्राप्त कर सकती हैं। ठीक है, लड़कियों को भी एडमिशन दिया जा सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के सीखने के कौशल को सुधारने के लिए मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया गया है? कौन सा राज्य सरकार किया है? आपके ऑप्शन है पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और दिल्ली। तो जो विद्यार्थियों के जो कौशल विकास को सुधारने के लिए हमारे जो दिल्ली जो है ना, दिल्ली की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, उन्होंने मिशन बुनियाद का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली के सीएम कौन है वर्तमान में? अरविंद केजरीवाल जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा वित्त निगम का शुभारंभ किया है? शिक्षा वित्त निगम, ठीक है। आपके ऑप्शन है उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड। तो ये किया है बिहार राज्य सरकार ने। और बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार जी। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी जो जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन है वो यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है, छोटे प्लास्टिक कार्ड में कूटांकित इनकोडेड सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस है, कौन सा है? आपके ऑप्शन है कार्ड पंचर, आईसी पंचर, टेप पंचर, बैज रीडर। मतलब इसमें क्या बोला है? छोटे प्लास्टिक कार्ड। आप लोग छोटे प्लास्टिक कार्ड मतलब आप लोग किस में देखे होंगे? एटीएम, एटीएम में एटीएम कार्ड लोगों के पास होता है ना, उसमें देखना एक छोटा सा मतलब प्लास्टिक कार्ड रहता है, तो उसको पढ़ता कौन है? तो ये पढ़ता है बैज रीडर। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूआरएल से क्या तात्पर्य है? यूआरएल क्या होता है? आपके ऑप्शन है, यह प्रिंटर और कंप्यूटर के मध्य एक संप्रेषण विधि है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है, यह ईमेल एड्रेस है, यह वेबसाइट का टाइटल है। तो यूआरएल क्या होता है? यूआरएल होता है यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू डब्ल्यू और डब्ल्यू। ठीक है, तो ये जो वर्ल्ड वाइड वेब है इसका आविष्कार कौन किया था? टिम बर्नर ली, है ना। तो आप लोग देखे होंगे, जो जैसे मान लीजिए आप लोग कुछ सर्च करते होंगे ना, तो उसमें एक यूआरएल लिखा होता है उसमें, ठीक, HTTP ये सब यूआरएल होता है। ठीक है, उसी को बोल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर के कार्य निष्पादित करने का निर्देश देते हैं। तो आपके ऑप्शन है मिडिलवेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और प्रोग्रामवेयर। तो इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह हार्डवेयर कौन सा होता है जो निष्पादित करने में निर्देश देता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, क्या है, कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही थी, जिसकी वजह से आपके वीडियो कंटिन्यू नहीं, मतलब बन नहीं पा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक है, तो मैंने कहा कि आप लोगों के लिए वीडियो बनाया जाए, और अगर कुछ मिस्टेक भी होता है थोड़ा सा बोलने बोलने में, तो आप लोगों से थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। ठीक है,
क्योंकि मेरी तबीयत अभी भी खराब है, लेकिन आप लोगों को वीडियो देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने कहा कि अब बनाना ही चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन सा माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है? तो आपके ऑप्शन है डिकोड, एक्सक्यूट, फेच और स्टोर। मतलब माइक्रो प्रोसेसर के जो 3 फंक्शन है आगे कौन-कौन से होते हैं? तो पहला होता है डिकोड, ठीक है, एक्सक्यूट और फेच, ये तीनों होते हैं, स्टोर नहीं होता है उसमें। मतलब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्राम को डिजाइन करता है, लिखता है, एक्सेस करता है, ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो आपके ऑप्शन है नेटवर्क प्रशासक, कंप्यूटर प्रशासक, कंप्यूटर प्रशासक, ग्राफिक डिजाइनर। इसका सही जवाब होगा कंप्यूटर प्रोग्रामर, ऑप्शन सी। ठीक, तो कंप्यूटर के क्वेश्चन जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ ना, ये जो क्वेश्चन है वो जो हमारे सेंट्रल लेवल में जितने एग्जाम हुए हैं ना आज तक, उन्हीं से मिक्सचर एक क्वेश्चन का मतलब सीरीज है ये। ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम के हैं, कुछ और दूसरे स्टेट के एग्जाम के हैं। तो आप लोगों के लिए एक कंप्लीट पैकेज में क्वेश्चन का जो सीरीज है वो कोशिश किया हूँ कि लेके आऊँ। ठीक है, तो अगर आप लोग को अच्छा लगता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक किया करिए। ठीक है, देख के चले जाते हो आप लोग, लाइक नहीं करते हो। और चैनल पे अगर नए होंगे, जो चैनल को पहली बार देख रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और भी आने वाले वीडियो के लिए आप लोग मुझे मोटिवेट करें, तो मैं आप लोगों के लिए अच्छे से वीडियो बना सकूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 16वें क्वेश्चन को देखते हैं। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? मतलब कि आप लोगों को ये बोला जा रहा है कि एक जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, उसमें कोई फाइल है, ठीक है, उसको मुझे दूसरे कंप्यूटर में भेजना है, तो क्या कैसे उसको भेजूंगा मैं? तो आपके ऑप्शन है फंक्शन, फॉर्मेट, डिफॉल्ट, अप्रोच। तो मूव करने के लिए डिफॉल्ट में जाएंगे, डिफॉल्ट सी जाएगा ना, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, विंडोज है, विंडोज क्या है? सॉरी, एक ऑपरेटिंग, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम, एक वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम, एक मॉनिटर डिस्प्ले सिस्टम, एक वीडियो गेम। विंडोज क्या होता है? तो विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, आप लोग याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, आप लोगों से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है कि विंडोज क्या होता है, तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है? अब देखिए इनपुट आउटपुट आ गया, आपके एग्जाम में ये दिखने को मिलेंगे ही। इनपुट और आउटपुट से आप लोगों को एक आसान भाषा में बताऊं, इनपुट मतलब इनपुट बाहर से अंदर, ठीक है, बाहर से अंदर। कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम लोग कंप्यूटर के अंदर थोड़ी डालते हैं, कीबोर्ड को कंप्यूटर के प्लग में यूएसबी केबल में लगा के हम लोग टाइप करते हैं, तो हमको कहाँ दिखता है भाई? कीबोर्ड में थोड़ी दिखता है कुछ हमको, कि कुछ भी हम लिखेंगे तो कीबोर्ड में ही दिखेगा, नहीं दिखेगा ना, कंप्यूटर में दिखता है। तो बाहर से अंदर, सिंपल भाषा में बोल रहा हूँ, एकदम सिंपल भाषा में। इनपुट मतलब इनपुट बाहर से अंदर, आउटपुट मतलब अंदर से बाहर। जैसे स्पीकर, स्पीकर को हम अगर कोई गाना बजाएंगे तो हम आगे कमांड देंगे किसमें? कंप्यूटर में, मॉनिटर में देंगे ना। सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, तो उसी प्रकार से है कीबोर्ड। चलिए बताइए, इनपुट डिवाइस का उदाहरण है, तो अभी मैं आपको कीबोर्ड को बता दिया, कीबोर्ड तो इनपुट है। ठीक है, मतलब ये तो नहीं होगा। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक जो हम गेम खेलते हैं ना भाई, आप लोग बहुत लोग होंगे गेम खेलने वाले, अभी भले नहीं खेल रहे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन गेम खेलने वाले बहुत सारे लोग होंगे। इसमें एक जॉयस्टिक टाइप से ऐसे बने रहता था, याद है? दोनों हाथ से पकड़ के आप लोग खेलते थे। वही होता है जॉयस्टिक। गाड़ी के गियर देखे हैं आप लोग, उसी टाइप से हिलाने टाइप से रहता है उसमें। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है, मतलब ये भी नहीं होगा। हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव आप लोग को देखे होंगे कि हमारे उसमें लग रहता है, सीपीयू में, हार्ड ड्राइव। ठीक है, माउस, माउस तो बिल्कुल भी आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनपुट है। ठीक है, तो सही जवाब हुआ हार्ड ड्राइव। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने वाला यह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड इंटर करने का निवेदन करता है, तो कौन सा है? पीपुल, सॉरी, बाइट, कैरेक्टर, इनपुट डिवाइस, प्रॉम्प्ट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रॉम्प्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज एक्सपी
स्थान घटक का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है? तो आपके ऑप्शन है पीपुल, प्रोसीजर, डाटा, सॉफ्टवेयर। विंडोज एक्सपी किसका उदाहरण है? यह सॉफ्टवेयर का। ठीक है, विंडोज एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 7, विंडो 200, 300, एक सब सॉफ्टवेयर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिना लाइसेंस के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट स्थान विधि का प्रयोग किया जाता है, ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाले विंडो की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडो परचेस करनी पड़े। तो किसका वो चीज करता है? तो एक्टिवेशन का, ऑप्शन डी, सॉरी सी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग दो कम्युनिकेटिंग एडिटीज द्वारा सॉरी एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है कम्युनिकेशन के लिए? इंटरेक्शन, पैरामीटर, लैंग्वेज, प्रोटोकॉल। तो इसमें इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, प्रोटोकॉल। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ है, बूट मतलब बूटिंग। आप लोग के पास फोन भी होगा, उसको बूट बूट मोड में ले जाते हो ना, क्या होता है? लगातार काम करते रहना, साउंड चालू करना, एक्स्ट्रा ड्राइव लगाना, पुनः चालू करना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पुनः चालू करना। चलिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आप लोग स्टार लगा के रख लो। सॉरी, कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को निष्पादित करते समय सॉफ्टवेयर निम्न में से किन चार बेसिक फंक्शन के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है? तो इसका ऑप्शन आप लोग 2 मिनट वीडियो को पॉज करिए, ऑप्शन को पढ़िए, है ना। मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, इसका एक ट्रिक भी बताता हूँ याद करने की। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। तो इसका ट्रिक है आई आई सी एस ओ, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट। देखो, इनपुट और आउटपुट को आखिरी में लगा देना, ठीक है, पीएस को बीच में रख देना, क्योंकि आपको ये क्रम ही पूछेगा अधिकतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी कहलाती है, क्या कहलाती? हार्ड कॉपी। और जो कंप्यूटर में होता है उसको सॉफ्ट कॉपी। ठीक है, अस्थायी मेमोरी कहलाती है। बताइए कौन सा अस्थायी है, कौन सा स्थायी है, दोनों सब बताइए आप लोग। आप लोग नहीं बताइएगा तो मैं तो बताऊंगा। ठीक, तो आपके ऑप्शन है प्रोम, रोम, डॉक और रैम। तो सबसे पहले इनके फुल फॉर्म बताइए। प्रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का रीड ओनली मेमोरी। डॉक डॉस का, डॉस का किसको मालूम है किसी को? चलिए छोटा सा होमवर्क, हर वीडियो की तरह छोटा सा। डॉस का फुल फॉर्म बताइए आप लोग, इसका क्या होता है? फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे ही। रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसमें पूछा है कि कौन सा अस्थायी मेमोरी है, तो आपके रैम ही है जो अस्थायी मेमोरी है। ठीक है, बाकी ये सब स्थायी है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम मतलब तुरंत, अस्थायी। ठीक, डॉस डॉस का फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट में प्लग किया जाता है। बताइए कौन सा स्टोरेज ड्राइव होता है जिसको यूएसबी में प्लग किया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा फ्लैश ड्राइव को, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क नहीं होता है, तो आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है, कहाँ स्टोर होता है? तो आपके ऑप्शन है टेप पर, रोम मेमोरी पर, सीडी रोम ड्राइव पर, हार्ड ड्राइव पर। कहाँ स्टोर होता है? तो ये होता है हार्ड ड्राइव पर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप एनवायरनमेंट का प्रयोग करता है। आपके ऑप्शन है रैम, विंडोज, डॉस, सीपीयू।
तो कौन करता है? ये करता है विंडो, तो ऑप्शन ऑप्शन डी। ठीक। एक बाइट है, बताइए एक बाइट क्या होता है? एक बाइट मतलब एक बाइट खाने वाला नहीं ना, कंप्यूटर लैंग्वेज में बताइएगा। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है विंडो स्क्रीन पर ऊपरी हिस्से में लेफ्ट में कोने में पाई जाती है वह भाग जो डेस्क ड्राइव पर मूव करता है। 8 बीट समूह का एक कोड होता है। विंडो स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में राइट कोने में पाई जाती है। तो एक एक बाइट होता है 8 बीट का समूह। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर के क्वेश्चन यहाँ पे हो गए समाप्त। ठीक है, तो अब जो है आपके जो पॉक्सो स्टार्ट करते हैं। 2 मिनट दीजिएगा मुझे ना आपको। आप लोग भी पानी वानी पी लीजिए, तब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं पॉक्सो एक्ट को। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के तहत बालक न्यायालय का गठन किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है धारा 24 में, धारा 25 में, धारा 26 में और धारा 27 में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा धारा 25 में। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को हर वीडियो में बताया है कि आप लोगों के एग्जाम में धारा से 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग एकदम प्रिपेयर रहें धारा वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक, मैं अपने लगभग लगभग हर ही वीडियो में धारा वाले क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना के डाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करिए कि इसको याद कर लें धारा वाले क्वेश्चन को। जो ट्रिक बना सकता है वो ट्रिक तो बना ले, बहुत अच्छी बात है, बट जो नहीं बना सकता उसके लिए है वो याद कर लेगा वो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की निम्न में से किस धारा के तहत 12 वर्ष से कम आयु की स्त्री से सामूहिक बलात्संग के लिए दंड दिया गया है? तो आपके ऑप्शन है धारा 376 का घ, धारा 376 का घ का ए, धारा 376 का घ का बी और धारा 375 का ई। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, धारा 376 घ का बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में हो, हमारी मातृभाषा कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, मातृभाषा में हो का प्रावधान करता है? तो आपके अनुच्छेद है 350, 350 का ए, 250 और 21 का ए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 350 का ए, जो हमारी जो मातृभाषा है शिक्षा, ठीक है, उसी में होनी चाहिए, ये बोला गया है। मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदल दिया गया है। तो अभी वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना का क्या नाम है? अब तो ऑप्शन है पोषण योजना, खाद्य योजना, लंच बॉक्स योजना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका नाम बदल के क्या रखा गया है? ऑप्शन ए पोषण योजना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या आप लोगों को जो क्वेश्चन है वो इजी से मॉडरेट और हाई लेवल तक के जा रहे हैं? ठीक है, अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मॉडरेट ही रखूँ क्वेश्चन, एग्जाम में भी ज़्यादा हाई ज़्यादा इजी दिखेंगे नहीं। ठीक, और बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे सर एग्जाम कब होगा, एग्जाम कब होगा? आप लोग का एग्जाम होगा दिसंबर जनवरी तक, हो जरूर होगा। ठीक है, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, बहुत सारे राज्यों में चुनाव है अभी वर्तमान में। ठीक है, 5 राज्यों में। ठीक है, जिसके कारण एग्जाम को थोड़ा सा अभी पोस्टपोन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जन्म के 30 मिनट तक की अवधि को कहा जाता है? आपके ऑप्शन है शैशवावस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, उपरोक्त सभी। तो जन्म के जो 30 मिनट तक की अवधि होती है ना, उसको शिशु अवस्था बोलते हैं, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल श्रम प्रतिषेध और विनियमन अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया? तो आपके ऑप्शन है वर्ष 1986, 1985, 1987 और 1984 में। तो कब अधिनियमित किया गया? इसका क्वेश्चन बहुत सारे आप लोगों को करवाया हो बार बार। ठीक है, अब इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वर्ष 1986 में। ठीक है, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल कितनी धाराएं हैं?
तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं 23, 24, 25 और 26। तो अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956 में कुल 25 धाराएं हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत का विचारण किया जाएगा। तो क्या है ये बताइए, के अंतर्गत किसका विचारण किया जाएगा, मतलब कौन करेगा इसका विचारण? तो आपके ऑप्शन है प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय द्वारा, जिला न्यायालय द्वारा, विशेष न्यायालय द्वारा। तो कौन करेगा इसका उचित विचारण? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विशेष न्यायालय द्वारा। मतलब विशेष न्यायालय को ही अधिकार है कि जो राज्य सरकार, उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से यौन अपराध से बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 के जो विशेष विचारक होंगे ना, उन लोगों को ये मतलब इनके बारे में विचार कर सकते हैं। कौन? विशेष न्यायालय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में जिला न्यायालय परिभाषित है। चलिए बताइए, जिला न्यायालय किसमें परिभाषित है? धारा 2 का डी, धारा 2 का सी, धारा 2 का ई, धारा 2 का बी। तो ये परिभाषित है ऑप्शन सी, धारा 2 का सी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। तो सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। ठीक, तो ये जो पॉक्सो एक्ट के जो आपके 10 क्वेश्चन है यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के 30 क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा पानी वाली पी लेता हूँ। ठीक है, तबीयत खराब है मेरा, लेकिन फिर भी आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल हो रहा है बोलने में। ठीक, कुछ भी अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम लगे किसी को कि सर ये गलत बात है या फिर कुछ कुछ वर्ड मिसिंग हो जाए, तो आप लोग उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करके चलिए चीज़ों को। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। मैं कोशिश करूंगा कि जिसका ऑप्शन ज़्यादा बड़ा हो उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। आप लोग खुद वीडियो को पॉज करके 2-10 सेकेंड ऑप्शन को पढ़िएगा। अगर जिसको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के थ्रू आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इस बार पीडीएफ में अटैच नहीं रहेगा आंसर की आप लोगों के, लेकिन आंसर की आप लोगों को मैं दूंगा 1-2 दिन के बाद। ठीक है, वीडियो अपलोड होने के 1-2 दिन के बाद आप लोगों को आंसर की मिल जाएगा। कोशिश करूंगा कि मैं जिस दिन वीडियो अपलोड करूँ उसी दिन आंसर की भी दे दूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं समय लूंगा आप लोगों से। 1 से 2 दिन के अंदर मैं आंसर की दे दूंगा इसका। ओके, और देखिए मान लीजिए आप लोग आंसर की आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग पीडीएफ मिल जाएगा, आंसर की मिल जाएगा, आप लोग टिक लगा लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं कुछ चीज़ आप लोगों को समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप लोग नहीं देख पाइएगा उसको। ठीक है, तो आप लोग एक बार वीडियो को देखिएगा, उसके बाद आंसर की को टिक लगाइएगा, अपना पीडीएफ में रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वार्डन छात्रावास कर्मचारियों और छात्रों के बीच विवादों को कैसे संभालता है? तो आपके ऑप्शन है निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना, निर्णय पूरी तरह से छात्रावास प्रबंधन पर छोड़ना, दोनों दृष्टिकोण पर विचार किए बिना पक्ष लेना, झगड़ों को नजरअंदाज करना और उम्मीद करना कि वह स्वयं सुलझ जाएंगे। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, निष्पक्ष समाधान खोजने के लिए पक्षों के बीच मध्यस्थता करना। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वार्डन यह सुनिश्चित कैसे करता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ है? तो आपके ऑप्शन है विकलांग छात्रों को छात्रावास में रहने से हतोत्साहित करना, विकलांग छात्रों की जरूरतों को नजरअंदाज करना, विकलांग छात्रों को स्वयं प्रबंध के लिए प्रोत्साहित करना और विकलांग छात्रों को आवश्यक आवास उपलब्ध कराना और सहायता प्रदान करना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जो विकलांग छात्र होंगे ना, देखिए बताता हूँ मैं, वार्डन जो है ना विकलांग छात्रों को आवश्यकता आवास उपलब्ध करके और सहायता करने के लिए सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास की सुविधाएं विकलांग छात्रों सहित सभी छात्रों के लिए सुलभ है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रशासनिक वार्डन का है? तो आपके ऑप्शन है छात्रावास में कमरों का आवंटन, जी हाँ बिल्कुल है, सही है ये। अनाधिकृत व्यक्ति को अपने कमरे में रहने की अनुमति देने पर छात्रवासी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, बिल्कुल सही है भी। अर्थदंड लगाने का अधिकार, ठीक है, दंड देने का अधिकार भी है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
छात्रावास में कचरा निपटान की उत्तम प्रक्रिया है। कचरा निपटान मतलब साफ सफाई बोल रहा है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है कचरे को डंप करना, कचरे का साप्ताहिक एवं मासिक आधार पर निपटा करना, मतलब निपटाना वही है। प्रत्येक छात्र कर्मचारियों को अपने कचरे की जिम्मेदारी लेने और उचित तरीके से पुनर्चक्रण और गैर पुनर्चक्रण योग्य अपशिष्ट को छांटना, फिर अपशिष्ट का निपटान करना, कचरे को खुले में जलाना, ये सब गलत है ना। मतलब इसका सही है उत्तम व्यवस्था में ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण चेतना को बढ़ावा देने में एक छात्रावास वार्डन की क्या भूमिका होती है छात्रों के बीच। तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए, क्या है ऑप्शन बड़े बड़े हैं, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि मुझे बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग वीडियो को पॉज करिए 10 सेकेंड, ऑप्शन को पढ़िएगा, मैं इसका सही जवाब आपको बताता हूँ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जागरूकता अभियान आयोजित करना और स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन। आप एक छात्रावास के वार्डन हैं, ठीक है। छात्र रेन डांस करना चाहते हैं, रेन डांस समझ गए ना, पानी में डांस, जिसमें ऐसे समय में बहुत सारा पानी बर्बाद होगा। जब हर जगह सूखा है तो आप स्थिति में कैसे निपटाएंगे, बताइए कैसे निपटाइएगा आप लोग। तो इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप लोग भी सोचिए, थोड़ा सा देखिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, छात्रों से बात करें और उन्हें पानी बर्बाद करने के बिना जश्न मनाने के लिए मनाएं, ठीक। बाकी ऐसा कुछ तो सही नहीं लग रहा ऑप्शन में, ठीक। आप लोग एक बार वीडियो को पॉज करके ऑप्शन पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और कोशिश करिएगा कि जो ऑप्शन जो दिए हुए हैं चार तीन ऑप्शन, और एक तो आपके सही जवाब है, ठीक है। तीन ऑप्शन और तीन ऑप्शन से और क्या एक्सप्लेनेशन आप लोगों के लिए निकल रहा है, हो सकता है उससे कुछ और क्वेश्चंस बन जाए। जैसे धारा वाले क्वेश्चन में धारा एक तो सही जवाब होता ही है, ठीक है, लेकिन और जो तीन धाराएं हैं वो किससे संबंधित है, उसको आप लोग डील करिएगा, ठीक, पीडीएफ मिलने के बाद। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल स्कूल में हाउस सिस्टम कितने स्तरीय होगा, 3 स्तरीय, 2 स्तरीय, 4 स्तरीय और 1 स्तरीय। तो कितने स्तरीय होता है, तो ये होता है, बताइए कितने होता है, 2 स्तरीय होता है, ठीक है। पूरे भारत में जो क्या बोलते हैं अनुसूचित जनजाति के होते हैं ना, एसटी बोलते हैं ना, के लिए मॉडल आवासीय विद्यालय बनाने की एक योजना है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1997-98 में। और ये हमारे इसमें ना सीबीएसई पाठ्यक्रम का भी अनुसरण किया जाता है। आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ये हमारे की जो होते हैं ना, क्या एग्जाम नहीं बोल रहा हूँ, जैसे हॉस्टल में रह रहे हैं एग्जाम बच्चे, ठीक है, आप लोग छात्रावास वार्डन है, तो बच्चे कुछ पढ़ाई तो करेंगे ना, तो उसमें सीबीएसई के बारे में ही पढ़ा जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई राजस्थान में रहता है, ठीक है, तो राजस्थान स्टेट का तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा वो, लेकिन सीबीएसई के बारे में भी पढ़ेगा वो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्र रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली एक उदाहरण है जो छात्रों के गतिविधियों के बारे में जानकारी देता है। छात्र का ट्रैक करना, छात्र को परीक्षा प्रदर्शन, दस्तावेज प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो क्या होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। छात्रों को ट्रैक भी करता है, परीक्षा प्रबंधन भी करता है और दस्तावेज प्रबंधन भी करता है, ठीक, परीक्षा प्रदर्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। वार्डन को उन स्थितियों को कैसे संभालना चाहिए जहां एक छात्र शैक्षिक रूप से संघर्ष कर रहा है। तो शैक्षिक रूप से अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो वार्डन उसको कैसे संभालेगा, तो छात्रों के लिए शिक्षण सत्र की व्यवस्था करके। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, 50वें क्वेश्चन को देखते हैं। बार बार छात्रावास के नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैसे संभाला जा सकता है। तो बार बार जो छात्रावास के नियम तोड़ने वाले छात्रों को कैसे संभाला जा सकता है, तो फिर बोलूंगा मैं, ऑप्शन को पढ़िए पूरा आप लोग वीडियो को पॉज करके, मैं इसका सही जवाब बताता हूँ। एक चेतावनी जारी करना और फिर सख्त कार्रवाई करना, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। छात्रावास प्रबंधन समिति में कितने प्रतिशत छात्र होने चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 110%, 60%, 50% और 25%। तो कितने प्रतिशत छात्र होने चाहिए, इसका सही जवाब होगा 50%, ठीक है। एक छात्रावास समिति में ना 50% छात्र होने चाहिए और 25% प्रबंधन के प्रतिनिधि होते हैं और 25% जो होते हैं अध्यापक
सम्मिलित होते हैं इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रों की नियमित दिनचर्या व खान पान मानक का निर्धारण कौन करता है? तो आपके ऑप्शन है वार्डन, छात्रावास अधीक्षक, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक और रसोइया। तो कौन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, वार्डन। ओके, छात्रावास में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित कितनी बार खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए? तो ऑप्शन दिए हुए हैं 3 बार, 2 बार, 1 बार और 4 बार। तो कितनी बार इन्हें खाद्य सामग्री मिलनी चाहिए? तो सुबह के नाश्ते के सहित तो 4 बार मिलनी चाहिए। ठीक, एक तो नाश्ता हो गया, एक दोपहर का हो गया, 2 हो गया और एक इवनिंग का हो गया, एक रात का हो गया। ठीक है, नाइट का। एकल स्थापित छात्रावास में अतिरिक्त अधीक्षक की नियुक्ति के लिए छात्रावास में छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो एक छात्रावास में, एकल छात्रावास में एक अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक अगर चाहिए तो छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आपके ऑप्शन है 100 से कम, 100 से अधिक, 200 से अधिक, 300 से अधिक। तो इसका सही जवाब होगा 100 से अधिक। अगर एक छात्रावास में 100 से अधिक छात्र होते हैं तो एक अतिरिक्त छात्र अधीक्षक की जरूरत पड़ती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में आपातकालीन तैयारी में शामिल है। अब बताइए आपातकालीन तैयारी में कौन कौन सा चीज शामिल है? तो आपके ऑप्शन है निकासी प्रक्रिया सुनिश्चित करना, मतलब कि बाहर निकालने के लिए। मान लीजिए आपातकालीन में फॉर एग्जाम्पल अगर आग लग जाता है तो आपातकालीन एक रास्ता होना चाहिए ना निकलने के लिए, एग्जिट। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपातकालीन अभ्यास, मतलब आपातकालीन में लोगों को यह अभ्यास करना चाहिए वहाँ के छात्रों को कि आप लोग कैसे बच सकते हैं। समयबद्ध संचार, ठीक है, मतलब संचार मतलब एक कम्युनिकेशन भी स्थापित होनी चाहिए कि अगर कुछ आपातकाल है, ऐसे इमरजेंसी है तो किसे संपर्क करेंगे वो। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, मास्टर सॉफ्ट क्या है? ऑप्शन है छात्रावास विवरणिका, छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर, छात्रों के बारे में जानकारी, उपरोक्त सभी। तो मास्टर सॉफ्ट छात्रावास प्रबंधन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय में हाउस सिस्टम को अपनाने के उद्देश्य इस प्रकार है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, किस प्रकार है? तो घरेलू जीवन में स्कूली जीवन के सहज पर परिवर्तन करें, ऐसी परिस्थितियां बनाएं जो बच्चों की मानसिक एवं भावनात्मक जरूरतें पूरी करें, सामाजिक जीवन में समायोजन करने में सक्षम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा क्या? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। मैं आप लोगों को फिर बोलूंगा, जो जो बड़ा बड़ा क्वेश्चन ऑप्शन होते हैं ना, उसको आप लोग खुद से एक बार पढ़िएगा कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है, इसकी वजह से ऑप्शन मेरे पढ़ने में गले में दिक्कत हो रहा है, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के लिए पढ़ूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास प्रबंधन में संलग्न विभिन्न अधिकारियों और कर्मचारियों के कर्तव्यों और उत्तरदायित्व को परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य वार्डन का नहीं नहीं है, को अंडरलाइन हमेशा करिएगा आप लोग। तो इसके आंसर बताता हूँ आप लोगों को, और फिर इसके बाद वार्डन के कर्तव्य कौन कौन से हैं वो बताता हूँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विभिन्न रजिस्टरों और लेजरों को मेंटेन। रजिस्टर मतलब जो डॉक्यूमेंट होगा ना, लेजर मतलब जो टैली टैली में बनाते हैं ना, कंपनी लेजर, ये सब टैली से संबंधित है। तो इससे पूरा मेंटेन होना चाहिए छात्रों के रिकॉर्ड। ठीक है, तो आप लोगों को बताता हूँ मैं कि वार्डन का कर्तव्य कौन कौन सा होता है। तो पहला होता है छात्रावास का समग्र प्रशासन, छात्रावास में आकस्मिक समस्याओं के निपटाने की व्यवस्था। ठीक है, 2 हो गया। छात्रावास में प्रशासन और छात्रों से संबंधित समस्त डेटा का संधारण, छात्रावास में अनुशासन सुनिश्चित करना और छात्रावास में खेल कूद या सांस्कृतिक गतिविधियों के आयोजन की निगरानी करना। ठीक है, कौन सा नहीं है? तो ये बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये लेजर उजर छात्रावास में मेंटेन नहीं होते हैं। ओके, ये सब सभी होते हैं, ये भी होते हैं, ये भी होते हैं और ये भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में स्वच्छता बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किन किन गतिविधियों का उपयोग किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है नियमित साफ सफाई, खाद्य भंडारण एवं निपटारण, व्यक्तिगत स्वच्छता और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक है, ये 3 तो होते ही हैं, लेकिन और भी होते हैं कुछ कुछ, मैं आप लोगों को बताता हूँ। टोटल कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है, पहला नियमित सफाई कार्यक्रम, निर्दिष्ट भंडारण स्थान, खाद्य भंडारण एवं निपटान,
लॉन्ड्री प्रबंधन 4 हो गए ना। व्यक्तिगत स्वच्छता 5, कचरे का उचित निपटान और निरीक्षण और मूल्यांकन। ठीक, ये टोटल 8 हो गए। मतलब 8 प्रकार की गतिविधियां होती हैं एक वार्डन की। और भी आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू सिलेबस और बुक के हिसाब से ये 8 होते हैं। ठीक है। प्रयोगशाला की सफाई के लिए कौन जिम्मेदार होता है? वार्डन, प्रयोगशाला कर्मी, अधीक्षक, अध्यापक। एक आध दो क्वेश्चन तो बहुत बेसिक है, तो इसका सही जवाब होगा प्रयोगशाला कर्मी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार के जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने किस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आवंटित अनुदान से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थान की मंजूरी दी है? तो कौन सा अनुच्छेद के तहत है? आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 375, यहाँ पे 375 नहीं होगा, 275 होगा। ठीक है, यहाँ 2 होगा, आप लोग इसको करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, 275 होगा, इसका सही जवाब यही है। ठीक, 275 का 1। ओके, यहाँ एक थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, इसलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ कि आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा। पीडीएफ में एक आध दो मिस्टेक होंगे, आप लोग से करेक्शन नहीं होगा। वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, भले फॉरवर्ड मोड में देखिए, किसी में भी देखिए, आंसर को सही सही आंसर देख लीजिएगा। और जो मैं बोल रहा हूँ वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, उस चीज को तो अवश्य देखिएगा आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक क्या है? तो आपके ऑप्शन है उत्पादक, विक्रेता, इन्वेंट्री नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा इन्वेंट्री नियंत्रण। ये जो इन्वेंट्री नियंत्रण होता है ना, ये प्रभावी रसोई प्रबंधन का मुख्य घटक होता है। इसके माध्यम से आपूर्ति, आवश्यक भोजन तथा समय के हिसाब से मेन्यू में बदलाव करने का कार्य किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है इन्वेंट्री नियंत्रण। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक छात्रावास के छात्रों के बीच अनुशासन स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य सहायक होंगे? तो आपके ऑप्शन है नियम विधियों का पालन, अंतेवासियों के मध्य सहयोग, समय का पालन और उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बढ़ते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के लिए आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? प्राथमिक चिकित्सा किट, उच्च प्राथमिक चिकित्सा किट, घरेलू उपचार, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक चिकित्सा किट। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक भोजन की भंडारण स्थिरता को प्रभावित करता है? तो आपके ऑप्शन है प्रयुक्त कच्चे माल का प्रकार, संयुक्त कच्चे माल की गुणवत्ता, पैकेजिंग की विधि प्रभावशीलता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। ठीक, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, प्रभावित करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एबीसी विश्लेषण के तहत किस इन्वेंट्री वर्गीकरण में उच्च मूल्य वाली वस्तुएं शामिल हैं? अधिक मूल्य वाली ना, जिनके लिए सख्त नियंत्रण की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब है श्रेणी ए, श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी। तो उच्च मूल्य मतलब अधिक मूल्य के लिए श्रेणी यही होगा। ठीक है, सबसे कम के लिए श्रेणी डी, कम के लिए श्रेणी डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में निर्दिष्ट भंडारण स्थान होने के फायदे हैं। ये जो निर्दिष्ट भंडारण स्थान क्या होता है? जैसे लॉकर हो गया, अलमारी हो गया, इनके क्या क्या फायदे हैं? तो वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करिए, आप लोग ऑप्शन को पढ़िए, इसका सही जवाब बताता हूँ आप लोगों को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इससे प्रत्येक व्यक्ति को अपना सामान रखने के लिए जगह प्रदान करते हैं और सामान्य क्षेत्र को अव्यवस्था से मुक्त रखते हैं। ठीक, निर्दिष्ट भंडारण स्थान समझ गए ना, अलमारी, लॉकर, ये सब होते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है इसका भी। छात्रावास में छात्रों को सुबह के नाश्ते सहित 4 बार खाद्य वितरण की जाती है। अच्छा, ऊपर बताया ना मैं आप लोगों को कितने बार? 4 बार। कब कब? मॉर्निंग में, ठीक है, नाश्ते के समय, उसके बाद दोपहर खाने के समय, इवनिंग में, फिर नाइट में। ठीक है, शाम में, फिर रात में। ओके, तो यह जिम्मेदारी किसकी होती है? तो आपके ऑप्शन है छात्रावास अधीक्षक की, अतिरिक्त छात्रावास अधीक्षक की, वार्डन की, इनमें से कोई नहीं। तो ये जिम्मेदारी हॉस्टल वार्डन की होती है। ठीक,
छात्रावास में छात्र छात्राओं को रहने के लिए प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए? बताइए, प्रबंधन प्रणाली क्या होनी चाहिए? छात्रों का प्रबंध, बच्चों की मानसिक विकास, भोजनशाला समिति, छात्रावास का प्रबंधन। तो इसमें होना चाहिए छात्रावास का प्रबंधन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्रों की छोटी चोटों व बीमारियों से निपटने के प्राथमिक चिकित्सा किट की व्यवस्था करना किसकी जिम्मेदारी होती है? तो ये जिम्मेदारी किसकी होती है? हॉस्टल वार्डन की। तो ये आप लोगों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के क्वेश्चन हैं, 30 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब इंग्लिश करते हैं हम लोग। इंग्लिश में थोड़ा सा कमजोर हूँ मैं, आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो अगर कुछ मिस्टेक मेरे से हो जाएगा तो आप लोग मेंटेन करके चलिएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले हैं हम लोग। चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो आप लोगों को सिनोनिम्स एंटोनिम्स बताना है। ठीक है, सिनोनिम्स मतलब क्या होता है? पिछला वीडियो में बताया था मैं, जाके देखिए उसको। तो इसके सिनोनिम्स बताना है। इमिनेंट, ठीक है, तो इसके सिनोनिम क्या होंगे? सिनोनिम्स, आगे इसका मतलब क्या होता है? अबाउट टू हैपन, ये होता है मतलब खुशी के समय। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इम्पेंडिंग। मतलब खुशी के समय, किस चीज की खुशी है हम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 72 73, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव पैसिव वॉइस। ये आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के बारे में बताना है थोड़ा सा। ठीक, क्वेश्चन है, हिज सडन डिमेज सरप्राइज्ड एवरीवन। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका सही जवाब मैं आप लोगों को बताता हूँ। इसका सही जवाब होता है ऑप्शन सी, एवरीवन वाज सरप्राइज एट हिज सडन डिमाइस। ठीक है, देखिए जो बाय है ना, बाय, इसका सॉल्यूशन मैं थोड़ा समझा देता हूँ आप लोगों को। बाय इज नॉट यूज विथ कर्टन वर्ब लाइक नोन्स। ठीक है, सरप्राइज एक्स्ट्रा, इस सब में मतलब बाय का यूज नहीं होता है। तो मतलब बाय जहां जहां लगा है तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बाय लगा है ना, ये देखिए, तो इसमें यूज नहीं होता है, इसमें नहीं लगा है, ये दोनों में से कोई एक होगा। लेकिन और इसमें और क्या दिया हुआ है? एट विथ, ये सब का भी यूज नहीं होता है। सॉरी, विथ का यूज नहीं होता, एट का यूज होता है। इसका सही जवाब होगा ए, विथ का यूज नहीं होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, लेट मी प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। ठीक है, तो इसका क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आई मे बी अलाउड टू प्ले माई फेवरेट सॉन्ग। इंग्लिश के आप लोगों को सिर्फ ऑप्शन ही, आंसर ही बता रहा हूँ मैं। ठीक, तो अगर लगेगा कि थोड़ा सा मैं समझा पाऊँ, उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको इधर छाटना है। ठीक, ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं, ही वॉन्ट फॉर द लंच, ठीक है, एट 2 PM एंड द रिटर्न, इसमें कौन सा एरर है बताइए, क्या एरर लगा हुआ है? आपके ऑप्शन है ए बी सी डी। तो इसमें पहले में दिख रहा है आपको ना, क्या दिख रहा है? ही वॉन्ट फॉर द लंच, द नहीं होगा, क्योंकि वहां द रिटर्न बोल रहा है ना, तो यहाँ पे होगा बिफोर लंच। ही वॉन्ट फॉर बिफोर लंच। ठीक, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। सेलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग छांटना है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है इसका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईडियम परहेज, ईडियम के बारे में जानते हैं ना, मतलब एक शब्द के अनेक शब्द, समझ गए ना, एक वर्ड रहेगा उसका एक शब्द बनाना है। ठीक, किक द बकेट, बकेट, तो इसका सिंगल वर्ड क्या होगा? इसका होगा टू डाई। ठीक, इम्प्रूव द ब्रेकेटेड, ब्रेकेटेड पार्ट ऑफ द सेंटेंस, मतलब ब्रेकेट में मे दिया हुआ है ना, प्ले वेल लास्ट यू लीस्ट यू मे लॉस योर स्पॉट। ठीक है, अब इसमें ब्रैकेट में मे दिया हुआ है, मे की जगह में कौन सा वर्ड लगेगा? तो मे की जगह में शुड लगेगा, ऑप्शन बी। ठीक, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। जॉन वाज शॉक्ड टू सी हिज वाइफ आउटबर्स्ट, तो कौन सा लगेगा यहाँ? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा, हिस्ट्रोनिक। ठीक है,
क्योंकि क्यों लगा पता है आप लोगों को? क्योंकि ये पास्ट इवेंट था, ठीक है, हो चुका है, इसलिए लगा। सेलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। रूट, रूट का एंटोनिम्स क्या होगा? ऑप्शन ए, विक्ट्री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड, इसमें क्या है? सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड गिवन। ठीक है, इसका सही जवाब क्या होगा? 80 का। क्या इंग्लिश मेरा कमजोर है? मैं आप लोगों को एकदम सीरियस बताता हूँ, इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है, हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हूँ। तो आप लोग अगर इंग्लिश में कुछ मिस्टेक भी मेरे से होता है, आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को ही हम आप लोग वो चीज़ के लिए डील करिए अच्छे से। ठीक, मैं आप लोगों के लिए सिर्फ मेरा एक मकसद था क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करवाना। ठीक है, इंग्लिश इतना मेरे लिए इजी नहीं रहता है कि मैं आप लोगों को समझा सकूँ इंग्लिश में, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ मैं। इसका आंसर होगा इंसर्जेंट। ठीक है, हिंदी आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा, टेंशन ना लें आप लोग। चलिए बढ़ते हैं हिंदी में। जनरल हिंदी फेवरेट सब्जेक्ट है मेरा। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। आपको ऑप्शन दिया गया है, अनर्गल बातें करना, सबसे अलग रहना, अपने ही काम में लगे रहना, मनमानी करना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना मतलब सबसे अलग रहना, सबसे अलग विचार रखना। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बहुत लोगों को ये सी भी लगेगा ना, इसलिए ऐसा ऑप्शन ही रखा हूं मैं। ठीक, देव जो महान है, यह किस समास का उदाहरण है? देव जो महान है, तो यह होगा ऑप्शन। अच्छा ये बताइए, देव जो महान है किसको बोलते हैं? महादेव को बोलते हैं भाई, शंकर भगवान को बोलते हैं ना। देव जो महान है, देवों के देवता, जो महान है, जो देव, शंकर भगवान। तो कर्मधारय समास ये ना होगा? आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था मैं कुछ कुछ ना, जो थर्ड पर्सन को इंगित कर रहा है, तीसरे पर्सन को, वो कर्मधारय समास। ठीक, मतलब ऐसा है कि जिस समास में प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, ठीक, वही है कर्मधारय समास। इसमें जो महान जो है ना वो विशेषण हो गया, और जो देव हो गया वो विशेष हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल है, जैसे दशानंद, ठीक है, लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, लंबोदर गणेश जी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि को पहचानिए। आपके ऑप्शन है पुस्तकालय, सदगति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। दीर्घ संधि क्या होता है? दीर्घ संधि को पहचानने का आप लोगों को मैं वो बताया था ना उदाहरण, आयु ऋषि। आप लोग जाके वीडियो को देखिए, थोड़ा सा समझ में आएगा। पिछला वीडियो संधि का पूरा सेपरेट वीडियो डाला हूं मैं, आयु ऋषि। ठीक है, दीर्घ कौन होता है? ऋषि मुनि होते हैं। एक ट्रिक के माध्यम से आप लोग को बताया था मैं कि जहाँ आ ई उ री दिखेगा आप लोगों को, तो आप लोग पहचान जाएंगे कि यही होगा। तो इसमें देखिए, पुस्तक धन आलय, आपको आ की मात्रा दिख रहा है ना, पुस्त आ का में। ठीक, तो ये होगा दीर्घ स्वर संधि। ठीक, ऑप्शन है। संधि का एक सेपरेट वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड किया हूँ, आप लोग उसको देखिए, आप लोग को बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होता है? शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, अजात शत्रु, ऑप्शन डी। ठीक है, इनमें अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए अश्व का पर्यायवाची कौन कौन सा नहीं है? आगे कौन कौन सा है ये बताइए। अश्व मतलब क्या होता है? अश्व मतलब घोड़ा होता है ना। तुरंग होता है घोड़े का पर्यायवाची, है भी होता है, संदो भी होता है। कुरंग नहीं होता है। कुरंग किसका है? कुरंग होता है हिरण का। हिरण, हिरण। ठीक, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? बताइए अनुग्रह का विलोम विग्रह, ऑप्शन डी। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द है। ठीक है, बाकी बता देता हूँ आप लोगों को इसका ऑप्शन। आग्रह, आग्रह का क्या होता है? आग्रह का दुराग्रह होता है। संग्रह का अपरिग्रह, और ग्रहण का त्याग। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में विशेषण शब्द है। बताइए विशेषण शब्द कौन सा होता है? पांचवा, प्रपंच, सरपंच और पहुंच। तो इसमें जो पांचवा दिख रहा है ना, ये विशेषण शब्द है। ठीक है, क्या होता है विशेषण?
जिस विशेषण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो। संख्यावाचक हो गया ना यहाँ पे, पांचवा मतलब पांचवा ऐसा लिखते हैं ना आप लोग, पांचवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? आगे सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, मतलब यहाँ पे आप लोगों को कौन सा गलत दिख रहा है? गुणवाचक। गुणवाचक कोई सर्वनाम ही नहीं होता, बाकी ये सभी होते हैं। ठीक, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? बताइए, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? आपको जो तना लिखा हुआ है सॉरी, उसी का बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ज्योत्सना कैसे लिखते हैं, कौन बताएगा? मेरे हिसाब से तो ये चारों गलत है। ज्योत्सना ऑप्शन में आपके दिए ही नहीं आंसर। आप लोगों को लिख के बताओ कैसे लिखते हैं। आधा ज यो, ठीक है, उसके बाद आधा स, फिर आधा स, फिर ना, ये होता है ज्योत्सना का। ठीक, मतलब इसमें कहीं नहीं दिया हुआ, ऑप्शन पूरा गलत है, चारों ऑप्शन गलत है आपके। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन इस टाइप से मिस्टेक टाइप से डाला हूँ मैं। आप लोग भी कितना पढ़ रहे हैं समझ में आएगा ना। तो इसका सही जवाब होगा ये। ठीक, सब गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह क्रिया का कौन सा रूप है? माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। ठीक है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अकर्मक क्रिया, अज्ञार्थक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सा होगा? प्रेरणार्थक क्रिया। समझाता हूँ मैं आप लोगों को कैसे होगा। माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया, यह प्रेरणार्थक क्रिया का रूप इसमें प्रयुक्त किया गया है। जब कर्ता स्वयं क्रिया का संपादन न करके किसी अन्य के द्वारा उसे पूर्ण करता है, तो ऐसे क्रिया को बोलते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, ना व वाना प्रत्यय का प्रयोग करके इन क्रियाओं का निर्माण किया जाता है, जैसे हटवाना, पकवान, मंगवाना, जागना। ठीक है, ये सब में आता है प्रेरणार्थक क्रिया। जिसमें जिसमें आपको ना दिखेगा ना, ना, ठीक है, जैसे हो गया आपका एग्जांपल में हटवाना। ठीक है, यहाँ मंगवाना दिख गया ना। ठीक है, आपका हो गया पकवाना, मंगवाना, जागना, सुलाना, तब दबवाना, लिखवाना, इस सब में आप लोगों के प्रेरणार्थक क्रिया लगेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के हिंदी क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं। अब 10 क्वेश्चन बचे हैं रीजनल लैंग्वेज के। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, 10 क्वेश्चन और देख लेते हैं। पंजाब में हिंदी का प्रचारक किसने किया था? तो आपके ऑप्शन है सदल मिश्र ने, श्रद्धा राम फुलौरी, लल्लू लाल, राजा राम मोहन राय। किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा श्रद्धा राम फुलौरी जी ने। ठीक, इन्होंने पंजाब में हिंदी का प्रचारक किया था। और ये जो सदल मिश्र और लल्लू राम जो है ना, हिंदी ग्रंथ के 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन थे? इनको बोला जाता है इंसा अल्लाह खान, सदल मिश्र, मुंशी सुधा सुखलाल और लल्लू लाल। ठीक, और राजा राम मोहन राय को जानते ही हैं, भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी में हिंदी खड़ी बोली के विकास के लिए में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो आपके ऑप्शन है अमीर खुसरो, जॉर्ज गियर्सन, सदल मिश्र और मिश्र बंधु। तो किसने निभाई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सदल मिश्र ने। ये जो सदल मिश्र जी थे जो ना, इनका हिंदी खड़ी बोली के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। ठीक है, और इनके ग्रंथ का क्या नाम है? इनके ग्रंथ का नाम है नासिके पोताख्यान। नाम अजीब लग रहा होगा लेकिन ये नाम है नासिके पोपा पोपाख्यान। ठीक है, और जो ये फोर्ट विलियम कॉलेज था ना 1800 वाला, उस टाइम ये वहाँ के मुंशी थे सदल मिश्र। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। उक्त पद में धर्म शब्द का क्या अर्थ है? बताइए, धर्म क्या होता है? धर्म का मतलब क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है गुण। ठीक, धर्म से आता है गुण, तत्व, घटक या अवयव से। ठीक है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? बताइए, किस छंद में होते हैं 4 से अधिक छंद? तो ये होते हैं छप्पय में। छप्पय में 4 से अधिक छंद होते हैं, चरण होते हैं, सॉरी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सहृदय की अवधारणा किस संप्रदाय से संबंधित है? ध्वनि, अलंकार, रस और वक्रोक्ति। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, रस में होता है। ठीक, ये जो रीजनल लैंग्वेज के 10 क्वेश्चन है ना, जो हिंदी अगर चूज किए होंगे उन्हीं के लिए है। अगर जिन्होंने अपने लोकल लैंग्वेज को चूज किया है, चाहे इंग्लिश चूज किया है, उन लोग वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर संधि की संधि कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से स्वर संधि बताया है। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन सा ट्रिक भी बताया था ना, दिव्या करके एक ट्रिक बताया था, डी आई वी वाई ए। ठीक है, साइलेंट कौन सा रहेगा? वी, सॉरी वी नहीं रहेगा, वी नहीं रहेगा, वी नहीं रहेगा। डी से क्या? दीर्घ स्वर संधि। आई से आई साइलेंट रहेगा आपका, यहाँ पे जी रहेगा। गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और अयादी स्वर संधि। ठीक है, 5 प्रकार के होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो और बीच में कारक चिन्ह हो, मतलब उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। उदाहरण बताइए काटो, जैसे कामचोर, ठीक है, गौशाला, राजपुत्र, ये सब एग्जाम्पल है तत्पुरुष समास के। ठीक है, वार्तालिका में के अनुसार हस्व, दीर्घ और प्लुप्त क्या है? हस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ये सब स्वर के प्रकार हैं, भेद है। ठीक है, चलिए 2 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट। प्रयुक्त शब्दों में कौन सा शब्द एक वचन है? बताइए कौन सा शब्द एक वचन है? सत्य, दर्शन, वस्था और वर्षा। इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, दर्शन। दर्शन शब्द एक वचन है, बाकी सब बहुवचन है। ठीक है, एक सेकंड, होल्ड होल्ड होल्ड, सॉरी 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 सॉरी, उल्टा बोल दिया मैं। एक वचन नहीं है, दर्शन शब्द बहुवचन है, बाकी सब एक वचन है। ओके, चलिए लास्ट क्वेश्चन है। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, इस वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है? तो इसका सही जवाब है, अशुद्ध बोला है ना, बहुवचन, पुल्लिंग करता एक वचन, इसका सही जवाब होगा बहुवचन। मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, वाक्य में लड़का शब्द कर्ता पुल्लिंग एक वचन में प्रयुक्त होता है, अतः बहुवचन इस संबंध में अशुद्ध कथन है। ठीक है, तो ये आपकी सेकेंड प्रैक्टिस सेट के 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तबीयत ठीक नहीं है इसलिए भी बोलूंगा कि आप लोग खुद से भी पढ़ाई करिए। ठीक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट फॉर सब्सक्राइब। चैनल को सब्सक्राइब करें और भी वीडियो से बने रहें। ईएमआरएस की कंप्लीट तैयारी आप लोगों को करवाई जाएगी इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, और ज़रूर आप लोग भाषा वादन ज़रूर बनिएगा। ठीक है, और हिंदी और इंग्लिश को लेके बहुत लोगों का प्रॉब्लम है, सर हिंदी में दीजिए, इंग्लिश में दीजिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि दोनों लैंग्वेज में आप लोगों को दे सकूँ, पीडीएफ प्रोवाइड करवा सकूँ। पीडीएफ का लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो में भी शो हो रहा होगा, वहाँ से जुड़ करके आप टेलीग्राम से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करते रहिए, सेफ रहिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू।